हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। व्हाट्सएप और मैं डॉक्टर अनुज कुमार आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत तेज़ी से इंटरव्यू के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी उसमें एनरोल करा लें ताकि आप एक अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें इंटरव्यू के लिए। तो मॉक जल्दी से स्टार्ट हो रहे हैं इंटरव्यू के, तो आप लोग उसमें टेक्स पार्ट कर सकते हैं। चलिए एक स्टार्ट करते हैं। चूँकि अब कुछ ही दिन बचे हैं यूपीएससी प्री के लिए, और बच्चे बहुत समय से कह रहे हैं कि सर आपका प्री पे स्ट्रेटजी का कोई वीडियो नहीं आया हुआ है। तो ये स्ट्रेटजी का वीडियो उन बच्चों की काफ़ी डिमांड के बाद लाया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेटजी से हमें हेल्प क्या मिलती है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईआईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेडिकल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है और उस एग्ज़ाम का एक एनालिसिस है, तो आप काफ़ी पॉजिटिव कंडीशन में होते हैं उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपीएससी पैटर्न एनालिसिस बाय मी। चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स क्या है और इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स जैसा कि आप जानते हैं देश का सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया। 3 स्टेज एग्ज़ाम होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। और ये जो यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ दिस आर्टिकल एस्पायरेंट्स कैन फाइंड ट्रेंड एनालिसिस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 तक का ही हमने एक ट्रेंड बनाया हुआ है, एलोंग विथ मार्क डिस्क्रिप्शन फ्रॉम 2011 टू 2019, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कुछ वीडियोस भी देंगे जो आपको पेपर एनालिसिस में भी हेल्प करेंगे, और ये हम लोग समय समय पर वैसे भी पेपर एनालिसिस करते रहते हैं, ठीक है। उसके भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स के पैटर्न और सिलेबस को देखें तो आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम राउंड कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। द प्रीलिम्स इज एसेंशियल एंड एलिमिनेटिंग राउंड इन विच, ठीक है। तो प्रीलिम्स कैसा एक एलिमिनेटिंग राउंड है फ्रॉम अबाउट 5 लाख पीपल, जो 5 लाख बच्चों में से कुछ को वो लेते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15,000 होते हैं, ओके। 9 to 10 टाइम्स तक बच्चों को वो क्या करते हैं, प्री में पास करते हैं ताकि वो मेंस लिख सकें। तो ये काफ़ी एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम हो गया है, और प्री ही एक डिसाइडिंग फैक्टर हो गया कि कहाँ किन लोगों को सेलेक्ट होके मेंस लिखना है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कंपटीशन का लेवल भी बहुत ज़्यादा है। द मार्क्स सिक्योर्ड इन दिस एग्जाम डिसाइड वेदर एस्पायरेंट्स कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज और नॉट, और यही मार्क्स डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे या नहीं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर वेल एंड हैव ए कंप्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स कवर्ड इन दिस एग्जाम, ठीक है। तो इस आर्टिकल में हम क्या ला रहे हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रेंड इन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द वेरियस सब्जेक्ट कवर्ड इन द एग्जाम ओवर द पास्ट डिकेड। पिछले कुछ वर्षों के हमने यहाँ पर एक एनालिसिस किया है और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि किस हिसाब से वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका एक ट्रेंड एनालिसिस है। अगर इस पेपर को देखें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का नेचर है। 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट 200 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरेशन ऑफ टाइम 2 आवर्स, और ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ये सभी को पता है, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। इसका नेचर क्या है, ये मेरिट और रैंकिंग को डिसाइड करता है, ठीक है। जो पेपर 2 है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 80 आते हैं, ओके। 2 आवर्स का ये भी है, ऑब्जेक्टिव है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है। इसका नेचर सिर्फ क्वालिफाइंग है, 33% आपको लाने हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, तो पेपर 2 में आपको सिर्फ 33% ला रहे हैं, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस पेपर को पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पेपर में पास नहीं होते तो फिर आपका फर्स्ट पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है। अबाउट द यूपीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ मार्क्स को देखें तो प्रीलिम्स कट ऑफ मार्क्स रिफर टू द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन द जीएस फर्स्ट पेपर एंड टू क्वालिफाइंग फॉर द मेंस, ठीक है। और सी सेट में आपको 33% लाना है। दिस कट ऑफ मार्क्स चेंजेस एवरी ईयर डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज। यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो हर साल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ वैकेंसी के अनुसार
बढ़ते और घटते रहता है। अगर वैकेंसीज ज़्यादा है तो हो सकता है कुछ मार्क्स की जो कट ऑफ है, आपका कट ऑफ मार्क्स है, वो थोड़ा सा नीचे गिर जाए। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो क्या हो जाएंगे, वो ऊपर बढ़ जाएंगे। तो ज़्यादा वैकेंसीज पे मेरिट नीचे आ सकती है और कम वैकेंसी पे मेरिट क्या होती है, काफ़ी हाई जाती है। ठीक है, अगर इसी को सब्जेक्ट बाय एनालिसिस देखें तो 2011 में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के बीच में हमने ग्राफ बनाया और 2011 से लेके ये 2019 तक का है। अगर 2011 में देखें तो करंट से अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस थे और बाकी एक ट्रेडिशनली जो चला आ रहा था कि हिस्ट्री से इतना है, ज्योग्राफी से, ठीक है, एक ट्रेंड था। लेकिन अगर उसके बाद हम थोड़ा गौर करें 2000 यहाँ से 15 से, तो देखें करंट का पोर्शन बढ़ता जा रहा है। 16 पे करंट का पोर्शन और बढ़ा, 17 में और बढ़ा, 18 में थोड़ा कम हुआ, 19 में थोड़ा सा कम हुआ। तो एक निश्चित ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी हम करंट की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो 11 में कम पूछा, लेकिन 12 में ठीक है ज़्यादा पूछा गया, 13 में फिर कम हुआ, 14 में ज़्यादा आया, 15 में कम हुआ, 16 में भी इक्वल रहा, 17 में भी ठीक रहा है, 18 और 19 में थोड़ा सा हिस्ट्री का बढ़ा ही है। अगर ज्योग्राफी के एनालिसिस देखें तो आप देखिए कि यूनिफॉर्म चला आ रहा है, कहीं कहीं पर कम हुआ है, लेकिन 2019 में ज्योग्राफी फिर बढ़ गया। ठीक है, इसी प्रकार इकोनॉमी पोर्शन को ध्यान दिया जाए तो 11 में काफ़ी ज़्यादा वेटेज था, फिर बीच में कम रहा है, फिर 16 में बढ़ता है, 17 में फिर कम हुआ है, 18 में फिर बढ़ा है और 19 में एक एवरेज रहा है। इसी प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी देखें। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा पूछी जाती थी, फिर कम होता गया और अभी एक यूनिफॉर्म, एक एवरेज टाइप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी जा रही है। शुरुआत में 20-20 क्वेश्चन भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं, अब 5 से 7 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन अगर इन्वायरमेंट को देखें तो शुरू में भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते थे और एक यूनिफॉर्म टाइप पर चला आ रहा है, कहीं कहीं पर कम हुए हैं लेकिन कहीं कहीं पर बढ़े भी हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से यूपीएससी एक बैलेंस बना के चल रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें 2019 में करंट से 22 क्वेश्चन है, जबकि 18 में 28 और 17 में 34 क्वेश्चन तक पूछे गए, तो एक बहुत बड़ा वेटेज है करंट अफेयर्स का। अगर हिस्ट्री का एनालिसिस करें तो 2017 में 14, 18 में 15 और 19 में भी 17 है, तो करंट और हिस्ट्री एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उसी प्रकार अगर ज्योग्राफी को देखें तो लास्ट ईयर की तुलना में 2018 के कंपेरिजन में 19 में 14 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए, जबकि पॉलिटी पे एक यूनिफॉर्म चला आ रहा है कि 13, 14, 15। 17 में ऐसा हुआ था कि 22 क्वेश्चन पूछे गए, तो एक 13, 14, 15 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली पर ईयर से पूछे जाना है। अगर इकोनॉमी को भी देखें तो 14 to 15 क्वेश्चन एक एवरेज पूछा जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 5 to 6, 7, 8 क्वेश्चन तक पर ईयर पूछे जाते हैं। ओके, अगर 2011 एक ऐसा ईयर था जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा 19 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इन्वायरमेंट का भी एक ट्रेंड चला रहा है, 11, 12, 13 क्वेश्चन पर ईयर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखेंगे और आईएएस प्रीलिम्स में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज वो क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं, तो इन पे आप फोकस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा काम करना है। ओके, अगर यहाँ देखें इस चार्ट को देखें तो ओनली क्वेश्चन फ्रॉम द एनवायरनमेंट हैव शोन ए समव्हाट स्टेबल ट्रेंड। अगर आप देख रहे हैं तो एनवायरनमेंट का एक स्टेबल ट्रेंड शो हो रहा है, अराउंड 15 to 18 क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द ईयर एक्सपेक्टेड, 2 डिप्स इन 15 and 18। ठीक है, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी वाइड वेरिएशन शो कर रहे हैं, इसलिए यूपीएससी में देखा जाए तो एक फिक्स पैटर्न टाइप का नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चंस का पैटर्न या एनालिसिस देख सकते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस और कहाँ के रिसोर्सेज से वो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें 2018 का एक कट ऑफ दिखाया गया है कि जनरल का 98 मार्क्स कट ऑफ गया था आउट ऑफ 298। ठीक है, अगर थोड़ा पेपर और इजी भी हो जाता है तो ये 102, 3, 4 तक भी जा सकता है। ठीक है, 98 मतलब आपके लिए 50 क्वेश्चंस, 49 क्वेश्चंस के लगभग की बात कर रहे हैं। 49 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सही होने चाहिए थे आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो आपके लिए सेफ जोन है वो 50 to 55 क्वेश्चंस के बीच में होता है 100 आउट ऑफ 100 में से। आप ऐसा मान के चलिए कि आपको 105 से 1010 के बीच में मार्क्स लाने हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। इसी प्रकार ओबीसी की कट ऑफ 96.66 और एससी के 84 और एसटी के 83.34 गई। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो एक फॉर 60 डे यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, और जो फ्री आईएएस स्टडी मटेरियल के तहत हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ पर एक लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इस मटेरियल को ले सकते हैं।
ठीक है, ये जो है द प्रीलिम्स स्ट्रेटजी हैज़ टू फैक्टर इन द इंक्रीज वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स क्वेश्चन। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे हम लोग फ्रॉम विवन द स्टैटिक पोर्शन ऑफ द सिलेबस, और साथ साथ में स्टैटिक पोर्शन को भी यहाँ पर कवर करेंगे। अगर प्रीलिम्स स्ट्रेटजी को देखें तो क्या है कि हाउ टू स्कोर 140 प्लस मार्क्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स। तो कट ऑफ फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स इज यूजुअली अराउंड 110 to 120 marks for general category in GS1 with proper preparation and practices test. It is quite possible to clear the prelims in the very first attempt itself. Integrate current affairs portion को भी अगर देखें तो preparation and revision into your daily plan. Try to minimize the sources as too much. Sources को हमें बहुत कम से कम इस्तेमाल करना है. Information will simply cause more confusion. Follow standard sources like the Hindu, Yojana, PIB, so on and if. So read the NCERT book as they will give the basic concept, okay? And other than NCERT books, the essential book for prelims are Indian Polity by Lakshmikant and Indian Economy by Ramesh Singh. ठीक है, और इसके साथ साथ आप विजन का 365 आउटलेट्स भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो IS बाबा की एक साइट भी आप यहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से भी आप रिसोर्सेज को लेते हैं। अगर टॉपर्स स्ट्रेटजी की बात करें तो एक मनीष कुमार जिनकी रैंक 61 है CSE 2017 में, तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी शो की है कि हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली। ओके, हेलो दोस्तों, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, दरअसल कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। खैर चलिए, वो तो चलता रहेगा और हम लोग अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करते हैं कि जो टॉपर्स स्ट्रेटजी है ये मनीष कुमार जी जिनकी रैंक 61 आई थी 2017 में, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बताई है कि हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस स्ट्रेटजी को आपको बताने जा रहे हैं जो उन्होंने तैयार की हुई है आप लोगों के लिए। प्रीलिम्स स्ट्रेटजी में उन्होंने बोला कि हाउ टू, यहाँ पर ये हम लोगों ने वेरिएशंस देखे थे, देखें कि वाई इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट, ये एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्यों है और ये डिफ़िकल्ट क्यों है, ये आपको ध्यान देना। वाई इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट, कि इम्पॉर्टेंट क्यों है और डिफ़िकल्ट कैसे। इट इज़ एन एलिमिनेशन एग्ज़ाम। जो प्रिलिमिनरी है, जो प्री एग्ज़ाम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक एलिमिनेशन एग्ज़ाम है। इट इज़ नॉट अ सिलेक्शन एग्ज़ाम। ठीक है, अब इसमें इतने ज़्यादा लोग अपीयर होते हैं इसलिए इस एग्ज़ाम का नेचर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया, और उनका जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी है वो भी कुछ इस तरह से कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन में सिमिलरिटी दिखाई देती है, जिसकी वजह से भी लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल एंड इवन आफ्टर सॉल्विंग 50 ऑड मॉक पेपर्स वन मे नॉट परफॉर्म वेल इन द रियल पेपर। उन्होंने बोला ये अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ तक कि आप 50 पेपर मॉक भी सॉल्व कर लें या 60, 70, 80, 100 भी हो सकता है, उसके बावजूद भी आप रियल पेपर में अच्छा ना कर पाएँ। ठीक है, और सीटों की संख्या एवरी ईयर डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, इसकी वजह से भी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ कर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक चैलेंज है आपके सामने। योर कंट्रोल ओवर द एग्जाम इज लेस कंपेयर टू मेंस वेयर इज every question at least you can write something, here partial marks are not there। हम लोग मेंस की भी बात नहीं करेंगे। people who clear it every year have developed some hack with a new aspirants, even an old one, but not follow a focused approach will find difficult to develop। इसके लिए कोई एक निश्चित अप्रोच नहीं कर सकते कि इसको एक तरीका हो कि हम उससे पास हो जाएंगे। पीपल्स आर नो मोर conservative in solving question in real exam. Most aspirants are marking 90 plus question attempt in real exam. Mostly लोग 90 plus से ऊपर attempt कर रहे हैं। As you never know where there was a small catch in the question and the 100% sure answer in the exam hall। किसी को भी 100% sure answer, 100% sure जो आंसर है उसके बारे में पता नहीं है मोस्टली क्वेश्चंस में। माइट बिकम रॉन्ग पोस्ट आफ्टर कमिंग आउट। इसकी वजह से जब वो बाहर आते हैं तो उनको लगता है कि यार ये गलत हो गया है। ठीक है, इसके अलावा भी देख सकते हैं वाई इजी एंड सॉलेबल। ये एग्ज़ाम इजी कैसे है और सॉलेबल कैसे। इट इज़ रिकॉग्नाइजेशन देन आर रिकॉल एग्जाम वेयर इवन इफ यू हैव रीड समथिंग स्लाइटली you might guess the right answer. The answer is within the question,
बिल्कुल आंसर विद इन द क्वेश्चन होता है, एंड ऑल यू नीड इट टू आइडेंटिफाई इट। यूपीएससी ऑप्शंस आर रिलेटिवली वेरी डिफरेंट, सो इट हेल्प्स टू एलिमिनेट। बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, इसलिए आप उनको मोस्टली ऑप्शन डिफरेंट होते हैं, सो आप क्या कर सकते हैं, इनको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग टाइप ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन एंड सम ट्रिक्स विच वी विल डिस्कस। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। हाउ मच मार्क्स यू नीड इन रियल एग्जाम, एनीथिंग फ्रॉम 110 to 120 is a safe score depending on the level of paper that year. Okay, next देखते हैं what was my strategy and learning। ठीक है, तो ये मनीष जी की स्ट्रेटजी इन्होंने बोला है कि don't get trapped in fear psychosis। There are people who will get 150 and would be getting 130 plus in mock में तो इतने ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं, 150 भी 130 प्लस भी लेके आ रहे हैं, बट ऑल यू नीड टू फोकस इन गेटिंग 110 एंड 120। लेकिन हम सभी को 110 से 120 के बीच में फोकस करना है लाने के लिए। एक्स्ट्रा मार्क्स इन प्रीलिम्स विल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड अनलेस यू आर ट्राइंग फॉर IFOS। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं, लेकिन अगर आप IFOS के लिए ट्राई कर रहे हो, फॉरेस्ट सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वेयर इट विल हेल्प, सो नो ईगो एंड फियर इशू यहाँ पर नहीं होना चाहिए। It means you have a buffer to get question incorrect in real exam, and trust me, this is very important. For example, I thought I will tick 99 question, and even if I get just 2/3 correct, approximately 66 correct हो जाएंगे अगर 2/3 correct हो जाएंगे, and 33 hooping number wrong, and I will get 110. Depending on the paper toughness, it can vary by 2 question. It gave me the confidence that I have the bandwidth of getting 1 question wrong for every 2 question right I solve. उन्होंने बोला है कि अगर 3 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता हूँ और उसमें मेरे 2 सही हो रहे हैं और 1 गलत हो रहे हैं, तो मैं उसको करूँगा। तो इस तरह से उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि 99 क्वेश्चन को उन्होंने वहाँ पर सॉल्व किया, तो हर 2 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन उनका रॉन्ग हुआ है। ठीक है, तो हर 3 में से 2 क्वेश्चन करेक्ट और 1 रॉन्ग जा रहा था। इसके लिए इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होती है, रिवाइज करें, रिवाइज एंड रिवाइज। मोस्टली क्या करना है आपको, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। मोर देन लर्निंग मेमोरी, द नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट्स बाय मोस्ट एस्पिरेंट्स शुड बी एम्फसाइज्ड। ओके, तो मोर देन सीइंग 10,000 क्वेश्चंस, हैविंग कॉन्फिडेंस ऑन 1,000 क्वेश्चंस एंड रिमेंबरिंग देम विल सेल यू टफ। वो बोल रहे हैं कि 10,000 क्वेश्चंस को देखने से अच्छा आप 1,000 क्वेश्चंस को देखें, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ देखें। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। डोंट ट्राई टू रीड न्यू थिंग्स एट द एंड, और लास्ट में कोई भी नई चीज़ों को आप ना पढ़ें। ट्राई टू सी मैक्सिमम थिंग्स इन क्वेश्चन फॉर्म। अधिकतर चीज़ों को आप क्वेश्चन फॉर्म में देखने की कोशिश करें। इट विल कीप योर ब्रेन एंड न्यूरॉन्स फंक्शन इन द सेम वे। इस प्रकार से आपको एक पेपर की एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। तो ठीक है, तो ट्राई टू सी मैक्सिमम थिंग्स इन क्वेश्चन फॉर्म प्री के लिए। रट्टा इज ए वर्ड विच बी यूज टू से इन चाइल्डहुड। रट्टा तो आपने सुना होगा, रट्टा मार लो, रट्टा मार ले, रट्टा मार ले, तो रट्टा मारो। रट्टा फॉर मी नाउ इज, रट्टा का मतलब यहाँ पर क्या है, आर, रट्टा का आर जो है वो रीड बताता है, ए एनालाइज बताता है, रीड करिए फिर एनालाइज करिए, फिर टी है जो बताता है थ्रो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, फिर दूसरा टी बताता है टफनेस जो मेंटल लेवल पे होती है, और ए का मतलब होता है अप्रोच डेवलप करना है। ओके, तो रट्टा का मतलब क्या हुआ, रीड, एनालाइज, थ्रू अंडरस्टैंडिंग, टफनेस एंड अप्रोच। रिसोर्सेज की बात करें तो प्री के लिए बहुत अच्छा है कि आप सभी एनसीईआरटी को आप अच्छे से देख लें। तो एनसीईआरटी इज द बेस बुक, ठीक है, और उसके बाद आप एक एक सप्लीमेंट्री बुक को ले लें। ठीक है, और उसके अलावा आप ज़्यादा मैटर ना देखें और करंट पर ज़्यादा फोकस करें। द हिंदू को रेगुलर पढ़ें। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि विजन IAS के करंट अफेयर्स को आप देख सकते हैं, और IASbaba.com को भी सहारा ले सकते हैं, इनसाइट्स को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रिसोर्सेज हैं, इससे ज़्यादा रिसोर्सेज को नहीं जाना है। किसी भी एक वेबसाइट से आप फोकस कर सकते हैं। मेरा मानना है कि IASbaba और विजन IAS के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके लिए सफिशिएंट हैं, और इसके अलावा जो बेसिक के लिए आप वो NCERT और एक एक एडवांस बुक। ठीक है, जैसे अगर आपने पॉलिटिकल NCERT कर ली तो आप लक्ष्मीकांत देखें उसके बाद। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपने ज्योग्राफी के NCERT 9th 10th 11th 12th की अगर सभी कंप्लीट कर ली हैं, 6 to 12th भी कंप्लीट कर ली हैं, तो उसके बाद आपको एक एटलस चाहिए होगा, उसके साथ में आपको एटलस चाहिए होगा और एक एडवांस बुक। ठीक है, तो आप
उसको भी इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में आप एनसीईआरटी के बाद रमेश सिंह पे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी के साथ साथ और एक एडवांस बुक भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना। उसके अलावा रिसोर्सेज में आपको विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हो, इनसाइट की भी आप टेस्ट सीरीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ एक बहुत अच्छा एक जरिया है कि आप उसको भी ले सकते हैं और इस ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल होती हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग इज जस्ट अ वेरी स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ दिस जर्नी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन को एनालिसिस करनी है और उसको अंडरस्टैंडिंग को समझना है, ठीक है। यूज टू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इज रीडिंग द डिटेल्ड आंसर, और उसके बाद जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनके जो डिटेल आंसर दिए गए हैं उनको स्टडी करें, ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ें और इस पर ज़्यादा समय अपना आप स्पेंड करें। एंड मेकिंग ओन शॉर्ट नोट्स बेस्ड आउट ऑफ इट ऑन A4 पेपर, और उनके शॉर्ट नोट्स बना लें जो आपने कुछ नई चीज़ें जानी हो। इन सच यूज टू लर्न अबाउट 10 to 15 न्यू थिंग्स फ्रॉम ऑल टेस्ट पेपर, ठीक है। 10 से 15 चीज़ें आपको एक टेस्ट पेपर में एक नई मिल जाएंगी, तो उनको आप क्या करें, A4 पेपर पे आप उनको नोट कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट पिलर है, द थर्ड पिलर इज द की टॉपिक विच आर ऑलवेज आस्क्ड, जैसे WTO पूछना है उनको, बजट पूछना ही है, इकोनॉमिक सर्वे को उनको पूछना ही है, वर्ल्ड रिपोर्ट्स पूछनी है, ठीक है, किसने किसको पब्लिश किया वो याद करना है आपको। भक्ति और सूफी मूवमेंट्स पे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, इंडिया से इंडिपेंडेंट स्ट्रगल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइड्स पे आ रहे हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे ना टेम्पल्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वेस्टर्न घाट्स, इस तरह से कुछ आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट पे भी आ रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल से, DPSP से, फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल ड्यूटीज से, है ना, OMO से, सिंपल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एजुकेशनल गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखें, अंडमान निकोबार और जो से भी क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं साल, इसरो से भी और डिफेंस से भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये की पिलर टॉपिक्स हैं, इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लें क्योंकि यहाँ से भी आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। फोर्थ पिलर इज ओल्ड क्वेश्चन पेपर, आपको क्या करना है, पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और खासतौर पे उनके सभी ऑप्शंस पे अच्छे से आपको काम करना है, ओके। इसके बाद जो फिफ्थ पिलर ऑफ द प्रिपरेशन है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर दीज 2 लाइन इन योर जर्नी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या 2 लाइनें याद करनी, लीव द डेड, पास्ट बिहाइंड इज द डेड, विल ऑलवेज लिव विथ यू एंड हाउंट यू, ठीक है। तो जो पुरानी चीज़ें उनको पीछे छोड़ दें, वो आपको हमेशा तकलीफ देते हैं। ये लास्ट दिन तुमसे कोई नहीं छीन सकता, अभी ये जो दिन बचे हुए हैं आपको इन पर फोकस करना, ये लास्ट दिन तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कल कुछ ना हो, कोई जीते कोई हारे, ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, है ना, इन लास्ट के 20 दिनों में। तो लास्ट के जो 20 डेज़ हैं वो आपके लिए बहुत एसेंशियल हैं। तो लास्ट के 20 डेज़ में आप जॉब कर रहे हो तो छुट्टी ले लीजिए या कुछ भी कर लीजिए और पूरी जी जान से आप वहाँ पर लग जाएं। चलो चक दे फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस प्रकार से एक अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो हम नेक्स्ट टाइम पर वो डिस्कस करेंगे और इस सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।